प्रकाश मुमताज टैक्स और आपके साथ हाजिर हूँ। पाकिस्तान की माशी सूरत-ए-हाल बहुत कमज़ोर है। ये गलत पॉलिसीज़ हैं, गलत फ़ैसले हैं या गलत कारोबारी उसूल हैं। हर आदमी पाकिस्तान को ये मशवरा देता है कि IMF के पास चले जाएं, लेकिन ऐसा क्यों है? पाकिस्तान आज तक अपने पैरों पे क्यों नहीं खड़ा हो सका? इसकी क्या बुनियादी वजह है? क्या टैक्स निज़ाम का कमज़ोर होना? इसकी वजह से गरीब आदमी गरीब तर होता जा रहा है और अमीर अमीर तर होता जा रहा है। आज हमने स्टूडियो में दावत दी है जनाब अंजुम निसार साहब को, और जो साबका सदर हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, उनसे बात करेंगे। और हमारे साथ इकोनॉमिस्ट खुर्रम शहजाद साहब भी टेलीफोन लाइन पे मौजूद होंगे, उनसे भी बात करेंगे कि आखिर मसला क्या है और हमें वे फॉरवर्ड आगे, बात जो हो गई वो तो हो गई, आगे क्या करना चाहिए ताकि मसाइल बेहतर हों, चीज़ें बेहतर हों और आम आदमी को उसके समरात मिल सकें और माशी हालात बेहतर हो सकें। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट भी जो है मुसलसल वो मंदी का शिकार है। आज भी ये मुसलसल ये कंटिन्यू रहा है और अभी हमें सफदर अब्बास साहब बताएंगे कि इसकी क्या वजह है। सफदर साहब। जी बिल्कुल, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में गुज़श्ता हफ्ते की मंदी का तसलसल आज भी देखा जा रहा है। गो के मार्केट में कारोबार का आगाज़ पॉजिटिव हुआ, लेकिन जल्द ये मार्केट जो है वो नेगेटिव जोन में आ गई। तो हमने कारोबार के दौरान सारा दिन यहाँ पर जो है वो नेगेटिव एक्टिविटी देखी। कारोबार के दौरान एक मौके पर 100 इंडेक्स में 1200 पॉइंट से ज़्यादा की कमी रिकॉर्ड की गई, जिसके बाद के AC 100 इंडेक्स 36,500 के लेवल पर आ गया। इन्वेस्टर्स का कहना है कि हुकूमत की जानिब से ताहाल कोई इकनॉमिक पॉलिसी जो है वो सामने नहीं आ सकी है। इसके साथ ही IMF के पास जाने की बात तो ज़रूर हो चुकी है, लेकिन ये अभी तक वाज़ेह नहीं है कि IMF से कितना कर्जा लिया जाएगा, पाकिस्तान की फाइनेंशियल नीड्स किस कदर हैं और IMF के अलावा किन ममालिक से कर्जा लिया जाएगा, किन इदारों से कर्जा लिया जाएगा, उसकी शराइत क्या होंगी। तो इसको लेकर सरमाकार काफ़ी जो है वो परेशानी से दो चार हैं। इसके साथ ही हम देख रहे हैं कि हमारी जो रुपया डिवेल्यूएशन के शिकार है, उसके अंदर जो कदरे में कमी का सिलसिला जारी है, उससे भी मार्केट में कुछ पैनिक पाई जा रही है, जिसको लेकर इन्वेस्टर्स काफ़ी तजब्जुब से दो चार हैं। हमारे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो भी अपना माल बेच रहे हैं, जिसके बायस मार्केट में जो फरोख्त का दबाव देखा जा रहा है। और 100 इंडेक्स जो है वो 36,500 के लेवल पर रहा। मार्केट में आज सारा दिन नेगेटिव इंपैक्ट बरकरार रहा, यानी कि आने वाले दिन में भी कुछ नहीं कहा जा सकता कि मार्केट किस समत का तयन कर सकेगी। जी नाज़रीन, आपने देखा हमारे रिपोर्टर सफदर अब्बास साहब बता रहे थे कि क्या वजूहत हैं जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट जो है मुसलसल मंदी का शिकार है। आए अपने मेहमान से बात करते हैं। अंजुम साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आप एक अगर आम आदमी के लिए बताएं कि माशी सूरत-ए-हाल क्या वजह है ऐसी ख़राब होने की? क्या कारोबारी सूरत-ए-हाल सही नहीं है, हुकूमत के फैसले गलत हो रहे हैं, पॉलिसीज़ गलत हैं, क्या वजह है आपके ख्याल में? शुक्रिया जनाब, आपने टाइम दिया। अगर आप एक लेमैन के हवाले से सवाल पूछते हैं और एक आम आदमी को समझना चाहिए कि आज क्या वजूहत है कि इकनॉमी जो मईशत है पाकिस्तान की वो इन मुश्किलात का शिकार है, तो मैं ये कहूँगा, देखें, जब ये इलेक्शन हुए, नई गवर्नमेंट ने चार्ज लिया, लोगों को बहुत उम्मीदें थी, उम्मीदें दिलाई भी बहुत गई थी, जो अच्छी बात थी, दिलानी चाहिए थी। और हम तो ये भी कहते थे चले इन्होंने 100 वादे किए, उसमें से अगर 30-40 हम समझते हैं कि पूरे वादे कभी भी नहीं पूरे हो सकते और ये इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा भी होते हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं है। गवर्नमेंट को यकीनन तौर पे नई गवर्नमेंट को मुश्किलात का सामना करना पड़ा जब चार्ज लिया। करेंसी हमारी ऑलरेडी प्रेशर में थी, आपकी एक्सपोर्ट्स नीचे की तरफ जा रही थी, लेकिन हमारा ये जरूर कहना है, और गवर्नमेंट ने जो ऑप्शंस लिए, एक जो बहुत जहाँ भी देखिए, एक तो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी किल करती है मईशत को, एक उसके बाद इकनॉमिक अनसर्टेनिटी। और इकनॉमिक अनसर्टेनिटी आपने देखा पिछले 8 हफ्तों के अंदर मुल्क की मईशत को बुरी तरह डैमेज किया है। अगर गवर्नमेंट को IMF के पास जाना था और गवर्नमेंट को पता था हालात सही नहीं है और हमारे पास ऑप्शंस लिमिटेड हैं, तो लेकिन ये सूरत-ए-हाल क्या है? ये कंटिन्यूस इफेक्ट है चीज़ों का सूरत-ए-हाल का, या ये जो है अभी इमीडिएटली कुछ ऐसी मामलात हो गए जिसकी वजह से ये डाउनफॉल आया है? अगर सही हकीकत गवर्नमेंट देखी जाए तो गवर्नमेंट को जाना पड़ा था, चूँकि जाना पड़ा है या जाना पड़ेगा, चूँकि मुल्क के मईशी जो हम माशी इंडिकेटर्स हैं, स्टॉक मार्केट इज़ नॉट, हम कहेंगे उसको टोटल इंडिकेटर नहीं है, किसी हद तक जरूर कह सकते हैं। तो मुल्क की एक्सपोर्ट्स नीचे जा रही थी, करेंसी पे प्रेशर था, रेमिटेंस पिछले कुछ अर्से से 2-3 साल से 19-20 बिलियन डॉलर के अटकी हुई हैं। जब आपकी एक्सपोर्ट 23 अरब डॉलर हो और आपकी रेमिटेंस तकरीबन 20 अरब डॉलर हो, 43 बिलियन, आपकी इंपोर्ट्स 60 बिलियन डॉलर करीब हैं, और ये पेट्रोल हमने कोई 52 डॉलर पर बैरल के हिसाब से गिना हुआ था। आज इस वक्त जब मैं आपसे बात करूँ तकरीबन 72 डॉलर है। तो वो जो है हर महीने हमें तकरीबन 1.3 बिलियन डॉलर खाली इंपोर्ट पेट्रोलियम की मद में देना पड़ रहा है। तो हमें प्लान करना चाहिए था और प्लान करके डिसीजन जल्दी लेने चाहिए। ये सही बात है कि गवर्नमेंट ने जल्द डिसीजन ले लिए हैं, लेकिन जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं उनकी एक्सपोर्ट तो बढ़ रही हैं, तो हमारी क्या ऐसी वजह है कि पाकिस्तान में वो चीज़ें ग्रो नहीं कर रही और एक्सपोर्ट बढ़ नहीं पा रही? देखिए, एक्सपोर्ट्स रातों रात तो नहीं बढ़ती।
एक्सपोर्ट्स के लिए पूरा प्लान करना पड़ता है, एक्सपोर्ट्स कल्चर क्रिएट करता है, जो इंडिया ने किया है। इंडिया ने बजाय कि अपने कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज में जाते उन्होंने अपनी ह्यूमन रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया। आज इंडिया के मैं लेटेस्ट आपको फिगर दे दूं, ये जो उनके फिगर्स पिछले एक साल के अगर आईटी खाली सेक्टर में ले लें तो 125 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट है इंडिया की खाली आईटी सेक्टर में। डोमेस्टिक मार्केट उनकी आईटी की तकरीबन 25 अरब डॉलर है, यानी कि 150 अरब डॉलर खाली वो एक एरिया से लेते हैं, जबकि खाली आईटी सेक्टर का 5वां हिस्सा पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट है। हम कहाँ पे लैकिंग कर रहे हैं? हम ना अपना एक्सपोर्ट कल्चर क्रिएट कर सके, हम अपना ना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर सके, बेहतर कर सके कि बिजनेस ईज कर सके, ना कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम कर सके। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस करने की बात आती है, हम जर्मनी और हॉलैंड से तो आज भूल जाए कि हम उनकी मिसाल भी दें। हम अगर अपने एशिया में चले जाएं, वियतनाम, थाईलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया, चाइना, श्रीलंका, इन सब मुल्कों से हम कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत पीछे रह गए। बांग्लादेश वहाँ पे इनसे हमारे से कम है, वहाँ पे कॉस्ट ऑफ डूइंग बहुत कम, और नतीजा ये होता है, वजह क्या है? वजह मैशत में आप पढ़ते होंगे कंपैरेटिव कॉस्ट। जब कंपैरेटिव कॉस्ट जहाँ भी मुल्क में सस्ते होंगे लोग वहाँ से बाय करेंगे। ठीक है। अगर मैं अंजुम हूँ और बहुत बेहतर हूँ, अच्छा सूट पहना हुआ, लेकिन अगर मेरी कॉस्ट ऑफ डूइंग, अगर मेरी प्रोडक्ट की कॉस्ट ज़्यादा है तो आप मुझसे नहीं लेंगे, चाहे मैं आपको जितना करने से आप 1-2% ज़्यादा दे देंगे प्रोफाइल देखते हुए, पास परफॉर्मेंस देखते हुए। लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली जो मैं हमेशा कहता हूँ, पाकिस्तान की ब्रांडिंग, पाकिस्तान का परसेप्शन वो नहीं है जो दूसरे मुल्कों का है। आज अभी थोड़ी देर पहले मैं उठ के आ रहा हूँ, आपके भी वहाँ मतलब बायर के लिए वायबिलिटी नहीं रहती परचेज करना पाकिस्तानी बिल्कुल नहीं। जब उनके पास ऑप्शन 4 ऑप्शन 5-6 ऑप्शन हो, टेक्सटाइल बांग्लादेश, ये बहुत बड़ा बात हो चुकी है कि कॉटन की एक बिल प्रोड्यूस नहीं करता। बांग्लादेश का 2020 का टारगेट 50 अरब डॉलर का है। गारमेंट, बांग्लादेश सिंगल लार्जेस्ट कंट्री गारमेंट का एक्सपोर्टर बन गया है। हम जबकि चौथे बड़ा अपना, जब कोई बात होती है पाकिस्तान के पोटेंशियल की, हम फौरन कहते हैं जी पाकिस्तान इज द 4th लार्जेस्ट। तो क्यों नहीं उसको हम वैल्यू एडिशन नहीं कर पाए, हम अपनी ब्रांडिंग सही नहीं कर पाए, हम अपना परसेप्शन सही नहीं कर पाए। इंडिया ने एक ट्रूली इनक्रेडिबल इंडिया, ट्रूली मलेशिया, मालदीव में आज ही बात कह रहा, हम अपने टूरिज्म सेक्टर को भी नहीं डेवलप कर पाए। तो ये वो चीज़ें, अब ऑप्शंस क्या रह जाते हैं? ऑप्शंस गवर्नमेंट के पास यकीनी तौर पे अब जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है या लेने जा रही है, और इसमें भी एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। देखें, आज ही मेरे एक दोस्त हैं लंदन से कॉल की, उन्होंने मुझे मैसेज दिया कि अंजुम ये बताओ कि अगर एक्सीडेंट किसी शख्स का हो जाता है, ना से उनका नाम है वैसे, तो उन्होंने कहा जी, और वो एम्बुलेंस उसको हॉस्पिटल लेके जाना है पेशेंट को, तो वो अंदर जो डॉक्टर मौजूद है वो डिसीजन फ़ौरन लेंगे, वो वेट नहीं करेंगे हॉस्पिटल जाने का, क्योंकि वो मरीज़ मर सकता है उसको। तो ये चीज़ें हमारी गवर्नमेंट में समझता हूँ उस गो मगो की कैफियत में है, जब तक पेशेंट को आखिरी हद तक इंटेंसिव केयर में ना पहुंचा जाए। ठीक है, आपकी बात मेरे ख्याल में आ गई है। हम नाज़रीन, हमारा नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, अगर आप कॉल करना चाहें और कोई राय देना चाहें, कोई सवाल पूछना चाहें हमारे मेहमानों से, तो आप कॉल कर सकते हैं। लाइव कॉल हम आपकी रिसीव करेंगे। हमारे साथ खुर्रम शहजाद साहब मौजूद हैं। खुर्रम साहब, आपकी नज़र है इकॉनमी पे, माशी सूरत-ए-हाल पे, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान की माशी सूरत-ए-हाल कैसी है इस वक्त? क्या वजह है ये जो इतनी अबतर हुई है? सिचुएशन जो है वो अभी खराब नहीं हुई है, और काफी जो है आप कह सकते हैं तकरीबन 1-1.5 साल से सिचुएशन जो है वो आप कहते हैं ना कि इशारे जो है मिलना शुरू हो जाते हैं और आपको अंदाजा हो जाता है। प्रोएक्टिव जो अप्रोच होती है वो ये होती है कि अगर आपको ये पता चल जाए कि जी एक्सटर्नल अकाउंट आपका जो है वो खराब होने जा रहा है, इम्पोर्ट्स आपकी बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, रुपी आपका जो है बहुत ज्यादा ये कह लें कि डिस्टेबलाइज होने वाला है, इसके साथ साथ आपके कर्जे बहुत ज्यादा हैं, महंगाई की मतलब इजाफा होने वाला है, तो मेरे ख्याल में उस वक्त डिसीजन लेना, टाइमली डिसीजन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इकोनॉमी के लिए। अदरवाइज ये होता है कि कोई भी पावर में हो उसके लिए ऑफ कोर्स चैलेंजिंग होती है सिचुएशन, और उसके ऊपर मैनेज करना। आप ये कह रहे हैं कि ये इशारे मिलने लगे थे, लेकिन उन इशारों को किसी वजह से उनको एंगेज नहीं किया गया या उनको सीरियसली नहीं लिया गया? जी बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कि टाइमली डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस वजह से अगर आपको पहले से ये पता चल गया कि आपकी इकोनॉमी में इस वक्त डॉलर की जरूरत है, या आपकी सप्लाई साइड बहुत ज्यादा कंस्ट्रेंट है, या आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रही हैं। खुर्रम साहब, हमारे साथ एक कॉलर हैं, हम उनको पहले ले रहे हैं, फिर आपसे बात करते हैं। जी, आप अपना नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मेरा नाम राजा मोहम्मद हारून है और मैं गुजरखान चौधरी से बात कर रहा हूँ। जनाब, आप क्या कहना चाहते हैं? सर, मेरा ये कहना, पाकिस्तान की मशीयत को कोई अच्छे ऐसे इक़दाम करने चाहिए जिस अवाम को, वही हम अपने मेहमानों से पूछ रहे हैं कि क्या इक़दाम करने चाहिए। आप बताएं, आपके ख्याल में क्या इक़दाम ऐसे करने चाहिए? आपकी आवाज, हाँ, लाइन ड्रॉप हो गई। जी खुर्रम, आप कोई बात कर रहे थे? देखिए, दो चीजें हैं। मैं ये कहना चाह रहा था कि एक तो आप ये देखते हैं कि किस तरह से इकोनॉमी को मैनेज करना है, क्या इश्यूज हैं।
प्रायोरिटाइज करते हैं आप डिसीजन मेकिंग को, अपने प्रायोरिटाइज करते हैं अपने इश्यूज को। मिसाल के तौर पे टैक्स एक बहुत बड़ा एरिया रहा है जहाँ पे इम्प्रूवमेंट बहुत ज्यादा ये कहें सब्सटैंशियल नहीं रही पिछले कोई 8-10 सालों में, और उसके साथ साथ हमने नए जो है टैक्स पेयर्स ऐड नहीं किए, टैक्सेस ऐड किए, और खासकर एक्सपोर्ट सेक्टर पे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे, इन सब पे हमने बर्डन किया टैक्सेस को, जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा टैक्स देते हैं। उसके अलावा हमने एक्सटर्नल अकाउंट की तरफ, लेकिन एक्सपोर्ट में टैक्स नहीं है, बहुत 1% टैक्स है। अगर आप मुझे कंप्लीट कर सकते प्लीज। मैं एक्सपोर्ट से मुराद ये है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है जो एक्सपोर्ट करता है उनकी मैं इनकम टैक्सेस की बात कर रहा हूँ, मैं टर्नओवर टैक्स की बात नहीं कर रहा। तो इनकम टैक्स के अलावा इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत ज्यादा है, आपकी इकोनॉमी में 60-70% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। उसके अलावा ऑलरेडी जो बर्डन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, रिटेल सेक्टर है, उन सब पे आपने बहुत ज्यादा टैक्सेस ऑलरेडी किए और इनडायरेक्ट टैक्सेस ज्यादा किए। इसके अलावा टैक्स बेस ऐड किए। एक तो इश्यू ये रहा है। दूसरी जो देखिए ये बहुत बड़ा एरिया है, इससे रिसोर्सेज जनरेट होती है। जब आपके रिसोर्सेज होती है तो आप कर्जदार की तरफ नहीं जाते। जब कर्जदार की तरफ नहीं जाते तो आपके पास ये सिचुएशन नहीं होती जो आज हो रही है कि आपने जो है डेट भी रीपे करना है, आपके रिजर्व भी कम है, आपकी इंपोर्ट भी कम नहीं हो सकती, तो उसमें आपके पास 70-80% जो है वो एसेंशियल आइटम्स हैं, 15-20% जो है आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू हायर ड्यूटीज। उसके अलावा आप ये देखें कि रुपये की जो स्टेबिलिटी है वो किस पे मुनसर होती है, वो इकोनॉमिक ग्रोथ पे मुनसर होती है, वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे मुनसर होती है और टाइमली डिसीजन मेकिंग पे होती है। मिसाल के तौर पे इस गवर्नमेंट का एक जो डाउन साइड रही है, जो नई गवर्नमेंट है, तो वो ये कि एक तो कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं रही है और एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करना जो है वो नहीं रहा। खैर इनको अभी तो इनको काफी कम अरसा हुआ है, लेकिन अगर ये आपने जैसे पहले बात की, ये तो पिछले 1-1.5 साल से सूरत हाल चल रही थी और ये इसका इम्पैक्ट तो ये आना ही था। एब्सोल्युटली, देखें इम्पैक्ट तो उसी का ही है जो आपने डिलेड एक्शन लास्ट टाइम लिए, उसी की मैं बात कर रहा हूँ। बट देखें जब कोई नई गवर्नमेंट आती है तो उससे अगर इस सिचुएशन का पता है कि जी पिछले 5 साल से या 3 साल से लास्ट 2 ईयर से एटलीस्ट कुछ इश्यूज चल रहे हैं और वो की इश्यूज हैं और उन पे आप बात करते हैं कि जी एनर्जी क्राइसिस का इशू है, उसके अलावा इम्पोर्ट्स के मसले हैं, रुपये का मसला है, डॉलर्स नहीं है हमारे पास, हमने IMF के पास जाना है या नहीं जाना, कैसे अपने रिजर्व को मेंटेन करना है। तो इन सब चीजों का ऑलरेडी अगर आपको पता हो और आप उस पर काम भी कर रहे हो बट उसको कम्युनिकेट ना कर पाए, एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करने का ये मेरा मतलब है। ठीक है, तो एक तो ये इशू रहा है कि कम्युनिकेशन को सही तरीके से जो है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाया, नंबर 1। दूसरा ये कि टाइमली डिसीजन मेकिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। देखें अगर मैं IMF का डिसीजन लेता हूं और मुझे पता है मेरे पास एक ही लास्ट रिजॉर्ट यही है, तो मैं फौरन से अनाउंस करूं, क्योंकि इन्वेस्टर के लिए अनसर्टेनिटी यही होती है कि आप डिसीजन क्या ले रहे हैं और कब ले रहे हैं। अगर आप डिसीजन नहीं लेंगे टाइम पे तो इन्वेस्टर अनसर्टेन रहेगा और आप देखें स्टॉक मार्केट में आपको तकरीबन कुछ 23-24 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है अभी तक। बिल्कुल, और सिर्फ इस वजह से कि आपने उस तरह से एक्शन जो है वो टाइमली नहीं लिया। हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। वापस आते हैं ब्रेक से और अपने मेहमानों से बात करते हैं। इसको सीरियस नहीं लिया जिसकी वजह से ये सूरत हाल पैदा हुई और देखते हैं अब अपने मेहमानों से बात करते हैं। लेकिन इससे पहले हमारे पास एक कॉलर हैं। जी आप कहाँ से बात कर रहे हैं और क्या नाम है आपका? सैयद इफ्तिखार हरीपुर बगड़ा। जी इफ्तिखार साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? जनाब ये है और आपकी लाइन ड्रॉप हो गई इफ्तिखार साहब। हम वक्फे से पहले खुरम से शहजाद साहब से बात कर रहे थे, अब अंजुम निसार साहब से बात करते हैं। जी बात कर रहे थे खुरम शहजाद साहब के फैसले डिसीजन लेने में जो ताख़ीर की है वो बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है और ये जो हुकूमत भी बात करती रही कि ग्रोथ रेट इतना है, तो क्या इसमें क्या चीज़ें हैं, मतलब क्या ग्रोथ रेट इतना नहीं था जिसकी वजह से इकॉनमी इस जो कि पसहाली का शिकार है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जहाँ तक ग्रोथ रेट का ताल्लुक है, ये तो कोई हमारे आपके फिगर्स नहीं होते, ये वर्ल्ड बैंक, स्टेट बैंक, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की फिगर्स होते हैं। लास्ट गवर्नमेंट तक तो 6% ग्रोथ रेट था। चूँकि इस गवर्नमेंट ने आने के बाद रिसोर्सेज की कमी की वजह से इन्होंने अपने ग्रोथ रेट में जो PSPD जो डेवलपमेंट प्लान है उस पर कटौती की है। अब इनका ये कहना है, वर्ल्ड बैंक का भी ये कहना है कि अब जो अगले साल की ग्रोथ रेट है वो शायद 4.8% जाए। इसका मतलब है कि जब आपकी ग्रोथ रेट नीचे आती है, चूँकि अगर पाकिस्तान को तरक्की करनी है तो अगले 15 साल कंटिन्यूस 8% ग्रोथ रेट हमें चाहिए अगर हमने अपनी ये अनएम्प्लॉयमेंट या अंडर एम्प्लॉयमेंट या अपने ये डेफिसिट्स कम करने हैं, जो कि अभी कई सालों तक हमें नज़र नहीं आ रही। 4.8 का मतलब ये है कि इसके बाद जब हम IMF में जाते हैं, जो जाने का प्लान बन चुके हैं और जाना भी चाहिए, जो पैसों की अपनी करेंसी को स्टेबिलिटी देने की जरूरत है। जब आप IMF में जाएंगे तो IMF की पहली जो मेजर कंडीशन है कि आपको इन्फ्लेशन कंट्रोल करना होगा, डिमांड को कर्टेल करना होगा और इंटरेस्ट रेट बढ़ाने होंगे।
इंटरेस्ट रेट जब आप बढ़ाने जाते हैं तो इस गवर्नमेंट का जो सबसे बड़ा मेजर प्लान है हाउसिंग का, जो कि बहुत अच्छा प्लान है, 5 मिलियन हाउसेज, हम तो कहते हैं जी 1 मिलियन हाउसेज भी बन जाए तो बहुत बड़ी बात है 5 साल में, लेकिन एनीवेज तो जब $180 बिलियन का मैसिव प्लान है जिससे अनएम्प्लॉयमेंट भी कमी हो, उसमें अंदर आपका इनकम बढ़े, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े, तो इससे इंटरेस्ट की उस पे जब इंटरेस्ट बढ़ेगा, आज इंटरेस्ट रेट आपका 8.5% डिस्काउंट रेट है, तो जब आप वो तो 14% का है, अगर 12% भी कह लेते हैं, और जब आप ये हाउसिंग स्कीम में जाते हैं, जब आप मॉर्गेज देना शुरू करेंगे, क्योंकि 10% आपने डाउन पेमेंट लोगों से लेनी है, 90% बैंकों ने देना है, तो जो 90% दुनिया में आप एक ग्राउंड रियलिटी देखें, कनाडा हो, अमेरिका हो, कहीं दुनिया में 1 से 2%, 3% इंटरेस्ट रेट्स पे लोग मॉर्गेज करते हैं मैक्सिमम। 0.25% अगर मॉर्गेज रेट गवर्नमेंट बैंक बढ़ाते हैं तो उसका मैसिव इंपैक्ट आता है हाउसिंग सेक्टर पे। तो 12% पे दुनिया में शायद अर्जेंटीना के अलावा कोई दुनिया मुल्क नहीं है तो आपने वायबिलिटी नहीं रहेगी, लोगों ने खरीदना मुश्किल हो जाएगा। अब IMF तो अपनी कंडीशन लगाएंगे, वो कहेंगे आप अपने जो हमसे कर्जा लेने जा रहे हैं पंजुम साहब, आप मुझे कर्जा वापस कैसे देंगे? आपके पास, मैं कहूँ जी हमारे पास तो रेलवे है या PI है, वो कहेंगे PI का तो टिकट आपका ऑलरेडी 40,000 आने जाने लाहौर का, आप इसको 50,000 कर दें। पिछले जो करेंसी डिवैल्यूशन हुई है, मैं आपको खाली एक बात बता दूं, 900 अरब का एक दिन में जो करेंसी डिवैल्यूशन हुई, जो कल 2 दिन बाद पहले बेहतर हुई थी, आज फिर आज करेंसी अंडर प्रेशर है। आखिरी खबर जो वैसे अंजुम साहब क्या करना चाहिए हुकूमत को? करना चाहिए एक तो डिसीजन में डिले ना लें, डिसीजन गलत भी होते हैं, नुकसान देते हैं टेम्परेरी, लेकिन आप जो डिसीजन लेते हैं, और मैं समझता हूँ आपको बहुत बड़ी इकोनॉमिक टीम पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। असद उमर साहब मैं समझता हूँ कॉम्पिटेंट हैं, ऑनेस्ट हैं, डेडिकेटेड है, एंड वो करना चाहते हैं, कोशिशें कर रहे हैं। फिर जब दूसरों के और एक स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लें। स्टेक होल्डर से क्या मुराद है? स्टेक होल्डर से आप सेक्टर वाइज टेक्सटाइल, लेदर का जो है ही नहीं आइटम, हम हमेशा बात करते हैं कि आज दुनिया में 10 मुल्क बढ़ेगा, हम टॉप गिन लें तो भाई 80% एक्सपोर्ट्स उनको जाती है। हम जब अपने नंबर ऑफ आइटम्स देखते हैं, हमारे पास आइटम एक्सपोर्ट करने का है ही नहीं, एक्सपोर्ट सरप्लस ही नहीं। लेकिन आपने जैसे अपनी शुरू में बात की, आपने कहा कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हमारे बहुत महंगा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, तो ये सब चीजें करने के लिए तो बहुत पैराडाइम शिफ्ट करने पड़ेंगे। पैराडाइम शिफ्ट फॉर नहीं होंगे। अब आपको क्या कहते हैं, आपको मैं समझ 2-3 सेक्टर ऐसे हैं जहां आप अपने ह्यूमन रिसोर्सेज इस्तेमाल करें। जैसे मैं आपको शुरू में इंडिया की मिसाल दी, फिलीपीन की मिसाल देते हो, 10 करोड़ की बात दी, $36 अरब की उनकी IT एक्सपोर्ट है। इसराइल दुनिया का 6% अपना IT एक्सपोर्ट कर रहा है। तो ऐसे कौन से उसके सुखाब के पर है जो हमारे पास नहीं है, बल्कि हमारे पास तो बहुत एडिड बेनिफिट है अपनी ह्यूमन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके क्वांटम लीप SOS बेसिस पे अपनी IT सेक्टर में बढ़ाए। टूरिज्म बहुत अच्छी बात है, हमने देखा पाकिस्तान में बड़े सालों बाद हम टूरिज्म सेक्टर, डोमेस्टिक टूरिज्म में बहुत ग्रोथ हुई है। पेरिस फ्रांस में क्या है, उनकी आबादी 6 करोड़ है, 8.5 करोड़ अफराद विजिट करते हैं। तो आप ये कह रहे हैं टूरिज्म और IT, टूरिज्म में आपको क्वांटम लीप एक्सपोर्ट्स मिलेगी, हॉस्पिटैलिटी बिजनेस बढ़ेगा, जॉब्स क्रिएट होगी, और आपको मैसिव कैपिटल इन्वेस्टमेंट। मैं आपके वापस आता हूं, खुर्रम साहब आपने देखा कि अंजुम निसार साहब ने बताया कि ये इकदाम करें कि, तो आपका क्या ख्याल है, कैसे ये अगर आदमी मेरी इजाजत आपसे माजरत के साथ खुर्रम भाई, मैं बहुत मोहतरम है, इनसे बहुत सीखता हूँ, आपको अपने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के लॉसेस मैसिव कम करने होंगे। 1000 अरब साल का लॉसेस है जो आपने एक दिन में दे दिया अपनी करेंसी डिवैल्यू करने से। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हो सकता है, ये चूंकि मैं बोल रहा हूँ, मैं असद उमर साहब के यहाँ पे नहीं बोल सकता, मुझे जो लगा शायद वो प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ है गवर्नमेंट। कोई ऐसी बात नहीं, आपने बैंक पहले किए थे, उन्हें जॉब्स निकाला नहीं, बल्कि एडिशनल बंदे। आप ये कहना वो लॉसेस को कम किया जाए। जी खुर्रम शहजाद साहब, आपकी क्या राय है? देखिए, 2 चीजें हैं। अभी हम ये देखते हैं कि सोल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं, यही बात हो रही है। और इसमें जो मैंने भी बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया कि एक्सपोर्ट्स डाइवर्सिफिकेशन की बहुत ज़रूरत है। सबसे पहले मैं ये आपको 1 बाय 1 बताता हूँ कि किस तरह से हम डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से हम सोल्यूशन किस तरह से ला सकते हैं। देखिए, नंबर 1 चीज़ है कम्युनिकेशन। खुर्रम साहब, मुझे एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, मैं आपसे बात करता हूँ। नाज़रीन वापस आते हैं ब्रेक के बाद, फिर बात करते हैं अपने मेहमान से। क्या हमारी आइंदा नस्लें पानी की बूंद बूंद को तरसेंगी? अगर नहीं तो हमें डैम अपने वसाइल से तामीर करना होंगे। सुप्रीम कोर्ट और वजीर आजम पाकिस्तान के फैसले के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के दिया मीर भाषा और महमद डैम्स फंड कायम कर दिया गया है। आप अपने अतियात मुल्क भर में तमाम बैंकों के किसी भी ब्रांच में जमा करा सकते हैं। अपने मोबाइल फोन से डैम लिखकर 8000 पर SMS करें और 10 रुपए अतिया करें। ये सदका जारिया है।
अहम खबर देना आपको, इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में ₹1.32 का इजाफा हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर $133.25 पर बंद हुआ। तफसीलात जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे सफदर अब्बास से, इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। सफदर, बताइएगा आपके पास क्या अपडेट्स है? आज बिल्कुल सारा दिन आज हमें देखे कि इंटरबैंक मार्केट में रुपये और डॉलर के दरमियान जो शरह तबादला थी इसमें उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी रहा। अब चूंकि मार्केट का सेशन जो कारोबारी क्लोज हो गया है, मार्केट बंद हो गई है, तब हम देख रहे हैं कि डॉलर की कीमत में तकरीबन ₹1.32 का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद इंटरबैंक में डॉलर ₹133.25 पर बंद हो गया है। मार्केट में 2 के सारे दिन उतार चढ़ाव रहा था। एक मौके पर जो है वो रुपए की वैल्यू कुछ बहाल भी हुई थी, कुछ रिकवरी भी देखी गई थी, लेकिन ये रिकवरी सिर्फ 57 पैसे तक थी, जिसके बाद हम देखे एक बार फिर रुपया बेकदरी का शिकार हुआ और अब सूरत हाल ये कि रुपए की बेकदरी जो सामने ₹1.32 है और डॉलर ₹133.25 पर बंद हो गया है। जी ठीक है, इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में ₹1.32 का इजाफा हुआ। सफदर अब्बास, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया। अम्मी, हुक्मरान अमेरिका के हों या हिंदुस्तान के, अफगानिस्तान के या फिर पाकिस्तान के, उन्हें कुछ ना कुछ तो कहना है ना अपने मुल्क के लिए। Pakistan has much to gain. लेकिन ऐसे में हमारा काम किसी हुक्मरान की बात पर नाराज हो जाना या फिर तालियां बजाना थोड़ा ही है। पाकिस्तान के हुक्मरान सुन ले। खुदा बस इतनी समझ दे कि जो जैसा कहे हम उसे वैसे का वैसा आप तक पहुंचा सके। बाकी फिर आप तो समझदार हैं ही। बड़ी जंग पाकिस्तान टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहा है। इस प्रोफेशन में ना अम्मी, बस इतना सा तो ख्वाब है। खबर जैसी पहुंचे वैसी। देखिए प्रोग्राम व्यू 360 पीर से जुम्मा शाम 7:30 पर सिर्फ आज न्यूज पर। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले हम अपने मेहमान से बात कर रहे थे, खुर्रम शहजाद साहब। जी, आप कुछ कह रहे थे खुर्रम साहब? जी देखिए, मैं ये कह रहा था कि हम 1 by 1 अगर ये देख लें कि हमारे सोल्यूशन क्या है, कैसे हम इसको जो है वो बेहतरी की तरफ ला सकते हैं अपनी इकोनॉमी को। नंबर 1 एंड फॉरमोस्ट जो फैक्टर है, जो सबसे बड़ा हमारी इकोनॉमी में जो जिसे इम्पैक्ट करता है, वो है रुपी। और हम चूंकि हम 1/3 ऑयल इंपोर्ट का जो है 1/3 हमारा ऑयल होता है, तकरीबन $15 अरब जो हमारा एनर्जी का बिल है जो हम इम्पोर्ट करते हैं। और उसके अलावा अगर आप देखें तो हमारी दूसरी इंपोर्ट्स भी हैं, बट मेजर पोर्शन ये है और ये डायरेक्टली इम्पैक्ट हमें करता है इंटरनेशनल मार्केट्स में अगर ऑयल की प्राइसेस ऊपर नीचे जाती है। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपकी अटेंशन इस तरफ लाऊंगा कि देखें, अगर 2008 की आप सिचुएशन देखें और आज की सिचुएशन देखें, हम बहुत बेहतर हालात में इस वक्त खड़े हैं कम्पेयर टू 2008 उस वक्त। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये था कि जब नई हुकूमत आई थी उस वक्त ऑयल प्राइसेस जो है वो शूट कर रही थी और पूरी दुनिया में जो है वो बवाल मचा हुआ था और ग्रेट रिसेशन आ गया था। आज भी अनफॉर्चुनेटली इस तरह की सिचुएशन थोड़े बहुत इसके आसार नजर आ रहे हैं कि इक्विटीज मार्केट क्रैश की है पूरी दुनिया में, खासकर इमर्जिंग मार्केट्स में। उसके अलावा करेंसीज क्रैश कर गई। आप इंडिया की तरफ देखें, उस 15 से 18% तो वहाँ डेप्रिसिएशन इस वक्त हो चुकी है। 75 रुपी का $1 वहाँ पे हो चुका है। हमारे यहाँ अगर 135 का जो है चल रहा है। उसके अलावा ओवरऑल अगर आप देखें सिचुएशन तो वो इतनी ज्यादा आसान नहीं है मैनेज करना। इंटरनेशनल इम्पैक्ट भी है इसका। देखिए, मेरा पॉइंट इसमें यह है कि हम इंटरनेशनल जो फोर्सेस हैं उसकी वजह से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होते हैं। हमारी इकोनॉमी बहुत ज्यादा प्रोन है उस तरफ, बहुत ज्यादा एक्सपोज है क्योंकि हम ज्यादातर इम्पोर्ट चीजें जो है इम्पोर्ट करते हैं और इम्पोर्ट करके इम्पोर्ट ड्रिवन हमारी इकोनॉमी है, या ये कहने की कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी। तो इसको हमने किसी तरह हैंडल करना है। ये हमने हैंडल कर लिया। आप यकीन माने, हम इंशाल्लाह अगले 5 साल के बाद अगर इस मतलब कैसे जाना या ना जाना कैसे हैंडल करें, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, हमारा आईएमएफ में जाना या ना जाना इशू नहीं है। देखना ये होगा कि ये जो नई गवर्नमेंट है, ये जो चेंज की बात है, तब्दीली की बात है, ये किस तरह से आगे जाते हुए आईएमएफ के जो एक पैटर्न है उसे तोड़ देते हैं। यानी कि हम इतनी अच्छा इस प्रोग्राम को हम लेके चलें, अपनी ऑस्टेरिटी अच्छी करें, अपने टैक्सेस को बेहतर करें, अपनी इन्फ्लेशन को कम करें, अपने जो है वो कर्टेल करें, इम्पोर्ट की तरफ अननेसेसरी इम्पोर्ट्स हैं उनको, एक्सपोर्ट्स को बेहतर करें। जैसे अंजुम साहब ने बिल्कुल ठीक फरमाया कि हमारे कितने एरियाज हैं जो डाइवर्सिफाई हो सकते हैं, टूरिज्म से लेकर आईटी इंडस्ट्री इतना बड़ा, आपको पता है टेक्सटाइल तो दुनिया का 3 से 4% टोटल ट्रेड का है और हम जो है इस वक्त भी टेक्सटाइल जो है वो फोकस है। हमें डाइवर्सिफाई करना है, ह्यूमन डेवलपमेंट पे काम करना है, हमें बहुत ज्यादा बेसिक्स पे काम करना है। तो ये सब चीजें, ये सारी चीजें टाइम लेगी। ये तो मतलब देखिए ना, अगर टूरिज्म के डिपार्टमेंट के लिए गवर्नमेंट भी बात कर रही है, लेकिन टूरिज्म के लिए आपको पूरा नहीं है। अच्छा नहीं है, देखिए ऐसा नहीं है। जैसे हमने शुरू में बात की ना
हम इनक्रेडिबल इंडिया की बात कर रहे थे, ट्रूली मलेशिया की बात कर रहे थे, हम इस तरह के स्लोगन क्रिएट करें, हम अपनी ब्रांड मैनेजमेंट करें। ये सारे हमारे एम्बेसडर हैं, अंजू भाई हैं हमारे, और बहुत सारे हमारे जो है वो बिजनेसमैन हैं जो कि हमारे एम्बेसडर हैं। उनको मौका दिया जाना चाहिए, प्लेटफॉर्म दिया जाना चाहिए, सपोर्ट दी जानी चाहिए। ये सारे हमारे इकोनॉमी के बेहतरीन ड्राइवर्स हैं और ये हमारी इकोनॉमी को ऊपर लेके जाते हैं। आप ये कह रहे हैं और इन्वेस्टर्स, आप ये कह रहे हैं कि ये डूएबल है, ये चीज, ये ऐसी चीज नहीं है कि एब्सोल्युटली डूएबल है। देखिए दूसरी चीज क्या है सबसे बड़ी, मुझे अगर आप 20-30 सेकंड और दे दें, टैक्स पेयर्स का जो इशू है हमारे यहाँ, सबसे बड़ा इशू ये है कि हम रिसोर्सेज इकट्ठी नहीं करते, हमारा बजट भी एक्सपेंडिचर ड्रिवन होता है, रेवेन्यू ड्रिवन नहीं होता। हम स्टार्ट ही करते हैं कि ये हमारे खर्चे हैं, इस हिसाब से अब हम जो है रेवेन्यू करेंगे। हम ये करें कि हम क्यों ना टैक्स पेयर्स को बढ़ाएं, और हमारे पास नादरा डेटाबेस, बेस्ट डेटाबेस है दुनिया का, बेस्ट डेटाबेसेस में से हमारे पास है, एक्सेस है हमारे पास, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, ID कार्ड के थ्रू, पता नहीं क्या क्या हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, लेकिन हम इम्प्लीमेंट नहीं करते। ये जो इम्प्लीमेंटेशन का फेज है ना, ये मुश्किल है। अब इस गवर्नमेंट ने ये प्लान तो किया है, लेकिन इशू ये है कि वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रही है आवाम के साथ कि जी हम ये टेस्ट भी ले रहे हैं, लेकिन इसी वजह से अनसर्टेनिटी क्रिएट हो रही है, और इसलिए आपके स्टॉक मार्केट में, फाइनेंशियल मार्केट में जो है वो वॉलिटिलिटी। ठीक है, मैं आपको वापस आता हूँ। अंजू साहब, ये लोगों का एक रुझान ये टैक्स देने का, आपका क्या ख्याल है, ये क्या इंप्रेशन जो है? नहीं, ये बड़ी ऐसा ज्यादती है मुल्क में, 70 साल बाद लोग टैक्स नेट में ना आए, गवर्नमेंट कहाँ से लाए? गवर्नमेंट जो जिसके पे टैक्स बनता है उसको टैक्स देना चाहिए। और खास तौर से मैं कहता हूँ, देखिए 70 साल बाद एग्रीकल्चर जो सेक्टर है जिसका GDP में 20% कंट्रीब्यूशन है, वहाँ से टैक्स ना होने के बराबर है, तो सबको टैक्स देना चाहिए, टैक्स बेस बढ़ेगा, और गवर्नमेंट को मैं समझता हूँ उन्हीं टैक्स पेयर्स को दोबारा लोन बात करते चले जाए। ट्रेडिंग में एक बहुत बड़ा एरिया जहाँ पे जिसमें मेरे ख्याल में देखना पड़ेगा कि बहुत ज्यादा टैक्स उसका नहीं आ रहा। मतलब देखिए टैक्स, मैंने पहले बड़ी क्लियर बात की, टैक्स नेट में लोगों को आना चाहिए। मुल्क मुश्किलात का शिकार है, जिसका जहाँ टैक्स ड्यू है जरूर दें, और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि एक इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट, एक देखिए जब तक टैक्स टू GDP रेट नहीं बढ़ेगा, टैक्स टू इन्वेस्टमेंट हमारा रेट नहीं बढ़ेगा, टैक्स टू सेविंग रेट नहीं बढ़ेगा, हम ग्रोथ नहीं ला सकेंगे। आपके ख्याल में जो लोग टैक्स देते हैं, क्या उसके उनको आज ये हालत है, मैं आपकी कते कलामी, चूंकि टाइम शॉर्ट है, खाली 4% इस मुल्क में वो लोग हैं, 90% वो लोग हैं, 96% लोग वो हैं जो 0 से लेके 2 लाख रुपए तक टैक्स। ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ टैक्स रेट कम होने चाहिए आपके ख्याल में? ये सेल टैक्स पे जो 17% है, ये गलत है। चूंकि जो स्टडी की गई थी, और असद उमर साहब की स्टडी मौजूद होगी, जो टोटल टैक्स नेट पे हम लेते हैं 17 से लेकर 20% तक, जो नेट गवर्नमेंट को मिलता है वो 6% मिलता है। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट 7% कर दे, ज्यादा ले ले, इतनी एक्सरसाइज, इतने खर्चे डालेंगे, और नो रिफंड, कोई क्लेम और कोई रिफंड ना हो, और 7% सेल टैक्स रेट हो, इस मुल्क के लोग इकोनॉमी टैक्स में आ जाएंगे। ये जो गवर्नमेंट ने मैसेज दिया है कि हम क्रैकडाउन करेंगे टैक्स पे, ये इससे क्या आपके ख्याल में नेगेटिव मैसेज जाएगा, ये क्या होगा? जी, गवर्नमेंट को कभी भी कोएसिव मेजर्स लेने चाहिए, टैक्स पेयर कभी इस तरह नहीं आएंगे। गवर्नमेंट जब इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट क्रिएट करेगी, अवेयरनेस क्रिएट होगी, टैक्स पेयर्स को लाना चाहिए, आए 2-3 साल तक उनको ऑडिट ना हो, जो नए टैक्स पेयर्स हो, ताकि उनको पता हो कि गवर्नमेंट हमें तंग नहीं करेगी। नहीं तो आज जो नॉन टैक्स पेयर है, जो टैक्स नहीं देता, वो अपने आप को टैक्स पेयर से बेहतर समझता है। तो ये एक चीज खत्म करनी पड़ेगी। लेकिन मेरी जो अपील है पाकिस्तान के हर शहरी से, खुदा मुल्क मुश्किलात में, नथिंग टू डू विद द गवर्नमेंट के कौन सी गवर्नमेंट है, पाकिस्तान की बात है, आप आए और टैक्स दें, जितना बनता है, 10 रुपए दे, 100 दे, लाख बनते, टैक्स देना पड़ेगा, तभी हम चलेगा, ड्यू टैक्स दें। जी, मैं आपके पास वापस आऊं। खुर्रम साहब, आप ये बताएं कि ये जो अंजुम साहब ने बात की है, तो अभी गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम बाहर से पैसा जो है वो लेके आएंगे, उससे भी क्या इकोनॉमी को फर्क पड़ेगा, या वो आ नहीं पाएगा पैसा बाहर से? देखिए, मैं 2 पॉइंट से, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट से, अगर मुझे एक चीज टैक्स का एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट ऐड करने दें, टैक्स रेट्स को कम करना चाहिए, कॉर्पोरेटाइजेशन को इंड्यूस करना चाहिए। अभी रिसेंटली लास्ट बजट में क्या हुआ था, मैं ये सप्लीमेंट्री बजट की बात नहीं कर रहा, इससे पिछला बजट जो लास्ट गवर्नमेंट देखी गई थी, उसमें एक प्रॉब्लम ये थी कि इंडिविजुअल पर टैक्स तो काफी कम हो गया था, तो बुरी चीज नहीं थी, अच्छी चीज थी, लेकिन इसके बनिस्बत कॉर्पोरेट टैक्स रेट जो है वो कम उतने ज्यादा नहीं किए गए। आपको पता है हम रीजन में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले कंट्री, हमारा एवरेज टैक्स रेट 29-30%, बल्कि इफेक्टिव तो हमारा 30-35% चला जाता है इनडायरेक्ट टैक्सेस अगर आप ऐड करें। और पूरे रीजन में, एशियन रीजन में आपके पास 26-27% का एवरेज टैक्स रेट जो चल रहा है, तो हम तो बहुत ज्यादा ऊपर हैं टैक्स रेट के हिसाब से। इसी तरह अगर हम इंडिविजुअल टैक्स को कम करते हैं वो बहुत अच्छी बात है, इसके साथ साथ अगर हम कॉर्पोरेट टैक्स को भी कम करें ताकि डिफरेंशियल कम हो जाए। गवर्नमेंट ने प्लान किया 5 साल का, 5 साल में 25% लेके जाएंगे वो। देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप इंडिविजुअल टैक्स को कम कर देते हैं और आप प्रोप्राइटरशिप को आप इंड्यूस करते हैं, तो कॉर्पोरेटाइजेशन नहीं होगी। कॉर्पोरेट टैक्सेस अगर ज्यादा होगा तो वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये गैप बहुत बढ़ जाएगा, तो इवेंचुअली लोग कंपनियां नहीं बनाएंगे, लोग इंडिविजुअल बिजनेस की तरफ जाएंगे। कॉर्पोरेटाइजेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपका पॉइंट आ गया कि टैक्स रेट कम होना चाहिए। मेरा नहीं, टैक्स रेट के अलावा क्या होना चाहिए? देखिए, हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट ड्रिवन ग्रोथ होनी चाहिए, इंपोर्ट ड्रिवन नहीं होनी चाहिए। हम इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, लेकिन मेरा सवाल आपसे यह था कि पैसे जो हुकूमत जो पैसे बाहर से लाने की कह रही है वो आ सकेंगे?
जी मैं दूसरा आपको देखें बाहर से लाने से क्या मुराद है, डियास्पोरा से अगर आप लेकर आते हैं, ओवरसीज पाकिस्तान से लेकर आते हैं, ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी अगर शुरू में ही इस चीज को चार्ज किया जाए। ये भी मौका है, आप डियास्पोरा बॉन्ड लेकर आए, लॉन्ग टर्म बॉन्ड लेकर आए, लोगों को कमर्शियल बेसिस पे इंटरेस्ट जो है अट्रैक्टिव रेट पे, अट्रैक्टिव रिटर्न पे लेकर आए और उसको रियल एस्टेट में आप चैनलाइज करें, डिफरेंट सेक्टर्स में चैनलाइज करें, इन्वेस्टमेंट लेकर आए। अगर आप जाके पाकिस्तानी एक्सपर्ट पाकिस्तान, आपके ख्याल में कंड्यूसिव इन्वेस्टमेंट पॉलिसी लानी चाहिए? देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप बॉन्ड इशू करते हैं ना इस वक्त IMF की आपकी डिपेंडेंस थोड़ी कम हो जाएगी। बॉन्ड खुर्रम साहब हमें प्रोग्राम क्लोज करना है, हम आपसे फिर बात करेंगे इंशाल्लाह। अंजू साहब आप लास्ट बस कमेंट कर दें। मुझे लास्ट एक ये कहना है कि हमने असद उमर साहब को एक सेशन दी थी कि टैक्स रिफॉर्म्स कमीशन की जो रिकमेंडेशंस हैं अगर उनको भी इंप्लीमेंट कर दें तो ये जो काफी जो हर्डल्स आते हैं बिजनेस कम्युनिटी को ये काफी क्लियर हो जाएंगे और उससे भी एक इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट, इन्वेस्टमेंट आपकी बढ़ती है, टैक्स टू इन्वेस्टमेंट GDP बढ़ जाएगा। ठीक है नाज़रीन, आपने देखा हमारे मेहमानों ने बात की कि ये ऐसी चीज नहीं है कि जो नहीं पॉसिबल है, लेकिन बात यह है कि गवर्नमेंट को सही पॉलिसी वज़ा करनी पड़ेगी, सही लोगों को सामने लाना पड़ेगा और डिसीजन लेने पड़ेंगे टाइमली, ये ज़रूरी चीज़ है। और जैसे अंजुम निसार साहब ने कहा कि टैक्स रिफॉर्म कमीशन की जो भी शरीआत हैं, उनकी जो भी उन्होंने रिकमेंडेशन दी हैं, उन रिकमेंडेशन को सामने लाएं, उन पर इम्प्लीमेंट करें। लोग टैक्स देना चाहते हैं, लेकिन अगर टैक्स रेट कम हो जाए तो उससे जो है लोग और इंसेंटिवाइज होंगे और आगे आएंगे और टैक्स देंगे। मेरे ख्याल में इस बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।